डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11 में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अबाउट द न्यूक्लियस। एज यू नो दैट न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं अदर सेल ऑर्गेनेल्स की विच ऑल आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। डिस्कवरी की बात करें तो वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर ऑफ 1831। तो ये तो इसकी डिस्कवरी की बात हो गई। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर अगर देखें तो जनरली न्यूक्लियस की जो नंबर होती है वो एक सेल में एक होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये डायग्राम बनाया हमने, दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो दो न्यूक्लियाई होते हैं, तो बाइन्यूक्लिएट, इसको क्या बोलेंगे, ये बाइन्यूक्लिएट हो गया। इसके अलावा एक पैरामीशियम की स्पीशीज होती है जिसको कहते हैं मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, मल्टी न्यूक्लिएट। इसके अलावा ये ओपेलाइना का डायग्राम है। ओपेलाइना जो है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो नंबर की बात हो गई। अगर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे मैमेलियन की आरबीसीज हैं, एक्सेप्शन कैमल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो होते हैं उनके एरिथ्रोसाइट्स में, दैट इज आरबीसीज में क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा जो सी ट्यूब्स होती हैं, सी ट्यूब्स जो कि वैस्कुलर प्लांट्स में होती हैं, उनमें भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 4 पार्ट्स हम समझ सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका की आउटर मोस्ट कवरिंग जो हो गई, कवर्ड किए रहेगी, वो बोला जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथिका। न्यूक्लियर प्लाज्म फ्लूइड जो फिट होगा इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, ये देखो यहां दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर स्फेरिकल होगी, वो बोली जाएगी न्यूक्लियोलस। और क्रोमेटिन थ्रेड्स, these are the chromatin threads और क्रोमोसोम, ये स्ट्रक्चर इसमें हो। तो स्ट्रक्चर में 1 बाय 1 देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो वो आउटर और इनर, इसके बीच में एक स्पेस होगा दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। तो ये तो अब जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म, इनको सेपरेट करना इसका काम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथिका का। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्म रहेगा इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको क्या कहेंगे हम, कैरियोथिका या न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोलस यहाँ प्रेजेंट होती है जो बेसिकली उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइबोसोमल आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड्स की बात करें तो ये हाईली कॉइल कंडेंस स्ट्रक्चर होती है जिसको क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं, जो कि जेनेटिकली एक्टिव होते हैं और जो कैरेक्टर्स होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रैवल करते हैं। सो दीज क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं। जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हम बोल सकते हैं। यहाँ एक बात और क्लियर कर दे कि जो यहाँ फॉन्टाना हमने लिखा है, फॉन्टाना, तो जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने किया था, फॉन्टाना ने, इन द ईयर ऑफ 1781। ये आपको दिमाग में रखना है। तो बात करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। तो अगर फंक्शंस की बात करें तो इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ cell organelles, therefore it is also known as director of the cell or brain of the cell। इसके अलावा जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, वो सब इसी के थ्रू होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे
उनके द्वारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो होंगी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचेंगी। तो ये तो फंक्शंस की बात हो गई अबाउट द न्यूक्लियर। अब बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स की इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, इसको हम इरेज करना है। हेडिंग डाल दो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की बात करें तो डब्ल्यू बाल्टेयर ने क्रोमोसोम को डिस्कवर्ड किया था 1881। जो टर्म क्रोमोसोम है उसको फर्स्ट पॉइंट बाय डब्ल्यू बाल्टेयर। डब्ल्यू का मतलब है विलियम, क्या नाम हो गया, विलियम डब्ल्यू बाल्टेयर 1888 में। और सभी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्रोमोसोम की उनमें नंबर जो होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे हम लोगों में बोला जाए ह्यूमन बीइंग्स में जो क्रोमोसोम नंबर कितनी होती है 23 पेयर्स डिप्लॉयड मीन 46 होती है। कितनी होती है 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे, अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें क्रोमोसोम तो ओलोकेंथा होता है, उसमें 1600 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो उनकी नंबर जो होती है वो कांस्टेंट होती है। क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें तो सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग इट्स 46 क्रोमोसोम दैट इज 23 पेयर्स। और जितनी भी सेल्स होती हैं वो उनमें एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको भी अभी हम बात करेंगे। तो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और कि जो कि डिस्क शेप्ड होता है, कॉइल काइनेटोकोर इनमें प्रेजेंट होता है। अगर हम सेंट्रोमियर की पोजीशन और सेंट्रोमियर की प्रेजेंस के बेसिस पे बात करें तो जो क्रोमोसोम होंगे वो 4 टाइप के होंगे। कौन कौन से 4 टाइप के होंगे उनको हम 1 बाय 1 बताने जा रहे हैं। देखो पहले टाइप का क्रोमोसोम जो होगा उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक हो जाएगा। दूसरा वाला होगा सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तीसरे टाइप का जो क्रोमोसोम होगा उसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। तीसरा जो होगा उसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट जो चौथा होगा 4 टाइप का होगा उसको बोलेंगे टेलोसेंट्रिक। तो ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर हम जो क्रोमोसोम है उनको 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप हमने सामने लिखा है वो है वो क्या है, मेटासेंट्रिक है। तो मेटासेंट्रिक का मतलब समझो क्या होगा। मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होगा उसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा इन द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जैसे सपोज इस टाइप का होगा। मेटा मींस क्या होता है मिडिल, तो बीच में होगा। अगर क्रोमोसोम के बीच में मिडिल पार्ट में अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे हम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है मेटासेंट्रिक की जनरली कैसी हो जाती है, इट बिकम्स वी शेप।
जैसे हो जाती है कैपिटल बी शेप स्ट्रक्चर हो जाती है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के बाद बात करेंगे अबाउट द सब मेटासेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर जो होता है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द सब का मतलब होता है हाँ, मतलब कुछ थोड़ा मिडिल में से हट के होगा तो उसको हम क्या कहेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, जिसकी वजह से इसकी एक आर्म जो होती है लार्जर आर्म हो जाती है और एक कैसी होती है शॉर्टर आर्म होती है। तो ये इसलिए इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है एल और जे शेप हो जाता है। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है हो जाता है एल और जे शेप्ड हो जाता है, ध्यान रखना है। तो ये हो गए सब मेटासेंट्रिक। अब बात करेंगे एक्रोसेंट्रिक की। तो सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के लास्ट में अगर प्रेजेंट एंड में है तो उसको हम क्या कहेंगे एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, जिसकी वजह से जो एक आर्म होती है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और एक आर्म बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये एक्रोसेंट्रिक की बात हो गई। टेलोसेंट्रिक की बात करें तो सेंट्रोमियर जो प्रेजेंट होता है इसके लास्ट में एंड पर होता है, इसलिए केवल एक आर्म इनमें प्रेजेंट होती है और शेप जो होता है क्रोमोसोम का इट बिकम्स रॉड शेप, छड़ी जैसा होता है, स्टिक जैसा रॉड शेप होता है। और ये लगभग हमने इसके टाइप्स पूरे कंप्लीट करा दिए। कल क्या करेंगे क्रोमोसोम में जो भी रेस्ट ऑफ बचा है वो हम कल करवा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।